करना है। सामने देखो, मैंने आप लोगों को अभी तक जो जो रिवाइज कराया उसको फिर से रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जीडीपी के बारे में बताया, नहीं बता रहा, बोर हो गया, जीडीपी बहुत बार बता दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जीडीपी और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है नहीं होता, ये भी बोर हो गया, ये भी नहीं बता रहा। सिटीजन और रेसिडेंट ये बता देता, ये बता, इससे भी बोर हो गए। चलो, डोमेस्टिक टेरिटरी तो बता ही देता हूं मैं एक बार। डोमेस्टिक टेरिटरी उस टेरिटरी को बोलते हैं जहां के अंदर आप अपने पर्सन, कैपिटल और फ्रीली सर्कुलेट करवा सकते हो। मैंने ये बताया था कुछ ऐसी स्टैब्लिशमेंट है जैसे एम्बेसी हो गया, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल फ्रंटियर, एयर स्पेस, टेरिटरियल वाटर, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। देखो, दो बातें बताऊंगा भाई, बैठ जा, आप जल्दी बैठ जा। दो बातें बताऊंगा, ये सब चीजें हमारी टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी अगर ये इंडिया से ऑपरेट हो रही है, और वाइस वर्सा भी हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि अगर कोई बाहर की एयरलाइन कंपनी है और उसका एयर स्पेस इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। सेम ऐसे ही कोई बाहर की एम्बेसी है और वो इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। फिर मैंने आपको कहा था कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं माने जाते, इसमें बताया था आपको याद रखने के लिए, ऐसे ही बॉटम, वेयर बी फॉर बॉर्डर वर्कर्स, ओ फॉर ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स, टी फॉर ट्रैवलर्स, आई फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स एंड एम फॉर मेडिकल पेशेंट्स एंड स्टूडेंट्स। ये भी बता दिया। अब इसके बाद मैंने 4 कंसेप्ट हो गए। 5वें नंबर पे मैंने आपको रिवाइज कराया व्हाट इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। मैंने कहा था जब भी हम जीडीपी को बेस ईयर प्राइस पे नापते हैं तो वो रियल जीडीपी, जब भी हम करंट ईयर आउटपुट को करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी ज्यादा अच्छा इंडिकेटर होता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का रादर देन नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो तब भी बढ़ जाता है जब प्राइस बढ़ती है, लेकिन रियल जीडीपी तभी बढ़ता है जब आउटपुट बढ़ता है। और हमारा फोकस किसके ऊपर है? आउटपुट पे, प्राइस पे नहीं। किसी देश का जीडीपी प्राइस बढ़ने से बढ़ भी गया और वहां प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो फिर वो देश की तरक्की नहीं होगी। वो देश की तरक्की तब होगी जब क्या बढ़ेगा? आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। एक अभी दिल्ली में इलेक्शन है ना, अभी असेंबली इलेक्शन है दिल्ली में, ठीक है। तो अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं अरविंद केजरीवाल का, उसमें वो एक इकोनॉमिक्स की बहुत बढ़िया चीज समझा रहा था। मुझे अच्छा लगता है कोई नेता किसी भी इलेक्शन में जब कम से कम थोड़ी इकोनॉमी जब वो चलाते हैं तो इकोनॉमी की बात करें। आपके कोर्स में भी है, मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट में ट्रिकल डाउन अप्रोच बताई थी। तो वो ये कह रहा था, और काफ़ी हद तक ये चीज़ सही भी है, कि इंडिया ने हमेशा से इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन अप्रोच यूज़ करी है। ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या है? मैंने आप लोगों को कहा था कि सरकार क्या करती है, रोड बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को पैसा देती है, तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ऊपर पैसा जाएगा तो नीचे अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अपन एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था, तो उसने कहा कि मैं ट्रिकल डाउन अप्रोच के अगेंस्ट काम कर रहा हूं दिल्ली में। मैं कह रहा हूं अपन लोग आज़ादी के 75 साल से ट्रिकल डाउन अप्रोच से काम कर रहे हैं। हम हमेशा ऊपर पैसा भरते हैं, तो वही वाली बात आ जाती है कि रिच इज बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर। अब आप रोड बनाओगे, ब्रिज बनाओगे, कंस्ट्रक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है, ये बढ़िया बात है, लेकिन इससे क्या होगा? आप कहते हो कि नीचे भी पैसा आएगा, तो नीचे से बूंद बूंद आती है, मोटा मोटा पैसा तो ऊपर रह जाता है। अब आज मैं रोड बनाऊंगा तो मोटा पैसा कौन खाएगा? कंस्ट्रक्टर या वर्कर, है ना? ठेकेदार को मिलेगा मोटा पैसा, तो उसको तो क्या मिलेगी? दिन की दिहाड़ी। अब उसी तरीके से उसने कहा कि भैया इंडस्ट्री डलेगी तो कौन ज्यादा कमा रहा है? अंबानी अडानी कमा रहा है कि वहां पे काम करने वाला बंदा कमा रहा है? वो लोग कमा रहे हैं। तो ट्रिकल डाउन अप्रोच में से कहा भाई रिच इज बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग मोर पुअर। नाउ आई एम वर्किंग इन बॉटम अप अप्रोच। मैं क्या काम कर रहा हूं कि भैया एजुकेशन फ्री करो, इलेक्ट्रिसिटी कम करो, वाटर फ्री दो, तो उससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा बचेगा। लोगों के पास पैसा बचेगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी अपने पास। क्योंकि गरीब, मैंने पहले भी कहा था, गरीब के पास पैसा बचता है ना, वो खर्च ही करता है उसे, क्योंकि उसकी इनकम इतनी कम है। तो 10,000 रुपए में से क्या करेगा? 8,000 9,000 खर्च ही करेगा। तो वो खर्च करेगा तो अपने आप इकोनॉमी में क्या होता है? डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री अपने आप आउटपुट बढ़ाएगी, आउटपुट बढ़ाएगी तो आप लोगों को ही पैसा मिलेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, पहले नीचे ज्यादा पैसा छोड़ रहा हूं, ऊपर कम छोड़ रहा हूं।
इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, सब बन रहा है, लेकिन मैं नीचे ज्यादा जेब भर रहा हूं, तो उससे क्या हो रहा है, उनकी भी डिमांड बढ़ रही है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स की दो थ्योरीज है। ट्रिकल डाउन अप्रोच पे इंडिया ने इतने सालों से काम किया है, जो बात ये बंदा कर रहा है इस पे भी अब बहुत सारे स्टेट्स काम करने लगे। ठीक है, अब बहुत सारे स्टेट्स में क्या हो रहा है, बॉटम अप अप्रोच यूज करने लगे। हर स्टेट में तुम देखो, अभी राजस्थान में भी इलेक्शन हुए थे, तो कांग्रेस ने भी कहा था और बीजेपी ने भी कहा था कि हम इतनी पेंशन देंगे, इतना पैसा देंगे हर महीने। ठीक है, और अभी शायद बीजेपी दे भी रही है और कांग्रेस थी तो वो भी दे रही थी। तो ये क्या है, पैसा दे रहे हो आप हाथ में, सिलेंडर फ्री कर देंगे, ये भी बोला था, हालांकि ये वादा पूरा नहीं हुआ कि सब्सिडाइज रेट पे देंगे, लेकिन उन्होंने बाद में फिर सब्सिडाइज रेट सबके लिए ना देकर सिर्फ जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको मिल रहा है। जैसे आपके घर में, मेरे घर में तो अभी जो सिलेंडर है वो वही आ रहा होगा जो पहले आता था, 900 या 1000 रुपए का, है ना, जो भी है। लेकिन जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको सब्सिडाइज रेट पे आ रहा होगा। तो इन्होंने कहा था भैया हम सबको तो नहीं दे सकते, लेकिन इन्होंने चुनाव के पहले कहा था सबको देंगे। खैर, तो ये सारी चीजें क्या है कि जो गरीब और मिडिल क्लास है उसके हाथ में पैसा डालो, वो डिमांड बढ़ाएंगे। ठीक है, और अपने आप प्रोडक्शन बढ़ेगा। और ट्रिकल डाउन वाली और एक ये है बॉटम अप वाली। अभी मुद्दे पे आते हैं वापस। तो आउटपुट बढ़ना चाहिए, दोनों, कोई सी भी अप्रोच फुलफिल करो आप, कोई सी भी अप्रोच फॉलो करो, सॉरी, क्या बनना चाहिए, आउटपुट। अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी फिर कहीं की नहीं रहेगी, डिप्रेशन आ जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ना जरूरी है। तो इसलिए हमारा फोकस है प्रोडक्शन, इसलिए हम प्रोडक्शन लेते हैं करंट ईयर आउटपुट का। प्राइस भले हम बेस ईयर की ले लेते हैं, लेकिन प्राइस बढ़ने से भी अगर आउटपुट बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा, तो फिर हमें ये पता नहीं चलेगा प्रोडक्शन बढ़ने से कितनी ग्रोथ हुई। फिर मैंने ये भी कहा था ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखाता है हमारे। फिर मैंने ये भी कहा था कि इससे कंपैरिजन अच्छा हो जाता है। ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया। उसके बाद वाले कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया स्टॉक और फ्लो, नहीं, डिफ्लेटर। डिफ्लेटर तो सिंपल था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। ये हमें बताता है कि जीडीपी, ये हमें बताता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कितना फर्क है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट पढ़ाया मैंने आप लोगों को, कंसेप्ट बोलो, कंसेप्ट, फाइनल गुड्स और फाइनल गुड्स के सारे वो टर्म्स। फाइनल गुड्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो कंज्यूम होंगे या इन्वेस्ट होंगे। इसमें फिर दो कैटेगरी पढ़ाई थी, कंजम्पशन गुड्स और फिर बोला था कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं, इसमें जो गुड्स आते हैं वो सीधे क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। और कैपिटल गुड्स जो होते हैं इससे कंजम्पशन गुड्स बनाए जाते हैं। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में बेसिक डेफिनेशन याद रखना, जो आपकी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा वो कंजम्पशन गुड्स, जो आपकी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करेगा वो कैपिटल गुड्स। फिर जो एक एक्ट में कंज्यूम हो जाएगा वो नॉन ड्यूरेबल, जो एक से ज्यादा बार कंज्यूम होगा वो ड्यूरेबल। ये भी सब कल बता दिया। फिर आप लोगों को कल बताया स्टॉक और फ्लो में क्या फर्क होता है। क्या बताया, स्टॉक कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, पीरियड, और जो इकोनॉमिक वेरिएबल किसी पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है तो वो फ्लो होता है, और ये क्या होता है, स्टॉक होता है। यहाँ टाइम कंसेप्ट होता है, टाइम डायमेंशन होता है, किस में, फ्लो में। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। फिर एग्जाम्पल दिए थे दोनों के। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाया मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। फिर पढ़ाई ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में बताया था जब भी आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इस तरह की किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हो जिससे आपका टोटल कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है, उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं तो क्या आती है। फिर ये भी कहा था कि इकोनॉमिक्स में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में सिर्फ रियल इन्वेस्टमेंट आती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, पेपर क्लेम्स वगैरह नहीं आते। ये भी हो गया था क्लियर। फिर आपको बताई थी ओपन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी किसी और देश के साथ खुल के ट्रेड करती है वो ओपन इकोनॉमी, और जो किसी साथ खुल के ट्रेड नहीं करती वो क्लोज इकोनॉमी। डिग्री ऑफ ओपननेस कैसे पता चलता है, फॉरेन ट्रेड डिवाइड बाय जीडीपी। ठीक है, दुष्यंत, लीकेज का मतलब क्या होता है, अबे क्या मतलब है रिवीजन कराने का, बेसिक बेसिक चीजें याद नहीं है। रोज आके मैं ही बोल के, मैं ही याद करके मैं ही चला जाता हूँ। 10-20% बच्चों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 50 बार बोलो कि 50 लाख बार बोलो। बैठ जा, खड़ा हो, तू बता। हाँ हाँ
कभी कभी नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है। जब भी हमारा देश किसी दूसरे देश से कोई गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करता है तो हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से पैसा जाता है, उसे लीकेज या विड्रॉवल बोलते हैं। इसी तरीके से इंजंक्शन किसे बोलते हैं? हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा आता है एक्सपोर्ट करने से, ट्रांसफर पेमेंट से। तो ट्रांसफर पेमेंट कभी हम रिसीव करते हैं, कभी हम पे करते हैं। जैसे स्कॉलरशिप हमें मिलती भी है और हम पे भी करते हैं। कल कहा था तुम्हें, ग्रांट्स हमें मिलती भी है और हम पे भी करते हैं। सब्सिडी हमें मिलती भी है और हम कल से अगर मैं कोई चीज पूछूं और तुमने वो उसका जवाब नहीं दिया रिवीजन कराने के बाद भी, तो आने वाली रिवीजन क्लास से रेस्ट्रिगेट हो, तुम बैठोगे नहीं, घर में पढ़ो। कोर्स तो हो ही गया है, घर पे पढ़ो आराम से। समझ गए ना? सबके लिए बोल रहा हूँ। तो अगली बार जब मैं पूछूं तो इस बात का ध्यान रखना, अगली क्लास जाएगी आपकी उस चैप्टर की। इतना मेहनत करके, इतनी मगजमारी करके, माथा पका के रिवीजन करा के 2-2 3-3 बार बोल के लीकेज का मतलब भी याद नहीं है, तो तुम यहाँ बैठ के कुछ गेन नहीं कर रहे हो। घर बैठो आराम से। यहां से आज रिकॉल करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और फाइनल गुड्स दोनों में डिफरेंस पड़ते हैं। यहाँ देखो, फाइनल गुड्स जो कंजम्पशन पर्पज से या इन्वेस्टमेंट पर्पज से काम आएगा। इंटरमीडिएट गुड्स जो या तो रीसेल होगा या फर्दर प्रोड्यूस होगा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो या तो रीसेल के लिए है या मैंने ये खरीदा, अब ये अभी पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं है, और ये मैंने बनाया और इसके अंदर इसको जोड़ा तो ये फाइनल बना। तो जब मैंने इसको खरीदा था तब ये इंटरमीडिएट था, क्योंकि इसमें फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी था। सेम ऐसे ही मैंने ये माइक खरीदा, ये पूरा रेडी है, लेकिन मैंने इसको यूज करने के लिए नहीं, बेचने के लिए खरीदा है, तो ये फिर इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट की दो निशानी क्या है? ये या तो रीसेल के लिए होगा या फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो ये लिखा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑल गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है फाइनल में, इसमें कंप्लीट है, फाइनल है, नाम ही फाइनल है। यहाँ पे अभी प्रोडक्शन कंप्लीट। तीसरे में ये फिर वही वाली बात निकली, इसमें प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं है, तो ये आगे प्रोड्यूस होगा और ये आगे सेल होगा, कंज्यूम होगा। क्या होगा? ये आगे फाइनल गुड्स आगे कंज्यूम होगा। लास्ट ये नेशनल इनकम में आते हैं और ये नेशनल इनकम में कौन से आते हैं? फाइनल के इंटरमीडिएट? कौन से नहीं आते? इंटरमीडिएट। ठीक है, अब कंसेप्ट नंबर 11 पे आते हैं। व्हाट इज डेप्रीसिएशन? यहाँ से जो कंसेप्ट है वो थ्योरी में भी काम आते हैं, प्रैक्टिकल में भी काम आते हैं। कहाँ गया यार वो मार्कर लेकर तो आया था मैं। 10 तक हो गए। अब यहाँ से 11 कंसेप्ट का नाम है डेप्रीसिएशन। मैंने कहा था डेप्रीसिएशन के 3 नाम है। इसको कैपिटल कंजम्पशन अलावेंस भी बोलते हैं और इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। 3 नाम है इसके। एक तो इसको क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन, एक कैपिटल कंजम्पशन अलावेंस, एक कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। याद रखना, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो तीनों नाम से आता है। एक नाम और है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या नाम है? ये नाम तो खैर कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव में या तो आ जाए या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें याद में आना चाहिए। डेप्रीसिएशन की जगह क्या लिख देगा? CFC। तो याद रखना CFC मतलब डेप्रीसिएशन। अब मैं डेप्रीसिएशन का मतलब बता देता हूँ। सब बच्चों ने एक बार तो नेशनल इनकम पढ़ाई है, तो हमें पता है प्रैक्टिकल में डेप्रीसिएशन का काम आता है ग्रॉस से नेट पे आने के लिए। टेबल याद है ना? अभी फिर बनाएंगे अपन लोग, तो प्रैक्टिकल में तो ये काम आएगा ही। थ्योरी में कई बार आ जाता है डेप्रीसिएशन किन कारणों से लगता है। तो मैंने 2 मेजर हेडिंग दे रखी है, नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड फोरसीन ऑब्सोलेंस। देखो इधर, डेप्रीसिएशन से मतलब होता है आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू में गिरावट आना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज और पैसेज ऑफ टाइम। या तो टाइम निकल जाने की वजह से या यूज की वजह से हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू में क्या आती है? गिरावट। इसलिए हम उस पर क्या लगाते हैं? डेप्रीसिएशन। जैसे मैंने कार खरीदी, 1 साल चलाई, तो 1 साल बाद उस कार पे क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन। ये बोर्ड मैंने यूज करा, 1 साल बाद क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन। ये मोबाइल फोन पे क्या लग जाएगा? हर चीज फिक्स एसेट पे। किस पे? फिक्स एसेट पे, जो 1 साल से ज्यादा मैं यूज करूंगा। अब जो 1 साल में बेच ही दूंगा, जैसे स्टॉक है, तो स्टॉक तो मैं 1 साल के अंदर बेच दूंगा, तो उस पर क्या डेप लगाऊं? तो डेप किस पे लगाऊंगा मैं? फिक्स एसेट पे, जिसको मैं कम से कम 1 साल यूज करूंगा। अब
जिन चीजों को आप कम से कम 1 साल यूज करते हो उस पर आप क्या लगाते हो, डेप लगाते हो। तो इसने बताया डेप क्यों लगाते हो, तो डेप लगाने का पहला रीजन है नॉर्मल वेयर एंड टियर। जब भी हम किसी चीज को यूज करते हैं तो लगातार यूज करने से उसकी वैल्यू में धीरे धीरे क्या आती है, गिरावट आती है। आप भले ये कह दो कि मैंने तो इसको यूज ही नहीं किया, जैसे कई लोग कार वार बेचते तो बोलते भाई साहब पड़ी हुई थी ये तो, मैं तो यूज ही नहीं आती, मेरा तो ऑफिस ही इधर है, ठीक है, मैं तो बाहर रहता हूँ, ये तो शौकिया तौर पे खरीद ली थी, संडे संडे को चलाता हूँ। कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो क्या उस कार पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? लगेगा, भले उसने यूज नहीं किया या कम यूज किया, बट टाइम तो निकल गया ना। तो इसे नॉर्मल वेयर एंड टियर। दूसरा होता है फोरसीन ऑब्सोलेंस। तो डेप्रिसिएशन लगाने का पहला कारण क्या है, नॉर्मल वेयर एंड टियर, ठीक है। इसके अंदर आप लोग ध्यान रखना, टाइम की भी बात लिखना और यूज की भी बात लिखना, लेकिन फोरसीन ऑब्सोलेंस इसमें आप टाइम की बात मत लिखना, इसमें आप दो बात लिखना, चेंज इन डिमांड और चेंज इन टेक्नोलॉजी। डेप्रिसिएशन यूज और टाइम के अलावा इन दो चीजों से भी लगता है। जैसे अभी सपोज करो कि मैंने S24 अल्ट्रा खरीदा ही था अभी मैंने, और कंपनी ने क्या करा, उसी रेंज में S25 अल्ट्रा निकाल दिया 1 महीने के अंदर ही, उसी रेंज में। मेरे फोन का रीसेल तो वैसे ही खराब हो गया। अब जो मेरे से लेगा दोबारा फोन, कोई सेकेंड हैंड फोन लेगा, तो वो मेरे को, मैं अगर उसको कहूंगा कि मैं तो 1 महीने चलाया है, मैं S25 लेने जा रहा हूँ इसलिए S24 बेच रहा हूँ, तो तू ले ले S24। तो यार कितने में, मैंने 1 लाख में लिया है, अभी लिया है, 1 महीने का बिल है, 1 लाख ले ले। तो बोला फिर मैं भी S25 ही ले लेता हूँ ना, 1 लाख तुझे दूंगा तो, ठीक है। तो बोला मेरे को कम कर, तो बोला कितना, 20,000 कम कर। बोला 1 महीने के 20,000, 1 महीने के इतना डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तुम? तो बोले ये डेप्रिसिएशन टाइम की वजह से नहीं लगा रहे, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। तो अब हम तेरे को 1 लाख देंगे, इससे अच्छा हम कंपनी को 1 लाख दे देंगे और नई टेक्नोलॉजी ले लेंगे। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से भी क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। समझा पा रहा हूं ये चीज में? कई बार डिमांड चेंज होने की वजह से भी लगता है। कंपनी ने S24 अल्ट्रा निकाला और 3 महीने बाद कंपनी ने कहा कि इसके हैंडसेट में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम ये चीज को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो सब लोगों ने S24 अल्ट्रा बेच दिया कि इसमें प्रॉब्लम है, तो टके के भाव पे बिका वो, डिमांड ही नहीं है। कंपनी ने ही खुद बोल दिया कि ये फोन में प्रॉब्लम है, तो डिमांड खत्म हो गई उसकी, या लोगों ने लेना बंद कर दिया। तो डिमांड अगर खत्म हो जाएगी तो उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 2 कारणों से लगता है, एक तो नॉर्मल वेयर एंड टियर, फोरसीन ऑब्सोलेंस। लेकिन वेयर एंड टियर में आप किसकी बात लिखोगे, वर्ड टू वर्ड देख लेना, नोट्स पे टिक करा रखा है, सब यही है, टाइम की और यूज की। यहां किसकी बात लिखोगे, डिमांड चेंज आने की और टेक्नोलॉजी चेंज। क्लियर है? और इन सब कारणों की वजह से किसी भी एसेट पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। हर एसेट पे लगता है कि सिर्फ फिक्स एसेट पे लगता है? याद रखोगे, फिक्स एसेट में भी सिर्फ टेंजिबल पे लगता है कि इंटेंजिबल इंटेंजिबल दोनों पे लगता है? सिर्फ टेंजिबल पे, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट पे तो अमोर्टाइजेशन होता है। क्या होता है, अकाउंट भी घुसेड़ दिए थोड़ी सी, ठीक है। चलो आगे आते हैं। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फर्क है, इसी कंसेप्ट में बताया था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। सामने देखो, जब भी एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है टाइम की वजह से या यूज की वजह से, वो तो डेप्रिसिएशन है। अब जब एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है किसी एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि वो एसेट पूरी तरीके से खराब हो गई, उसे कैपिटल लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, देखो, इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ एसेट, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन। वहां पे तो फोर्सीन था, यहाँ अनफोर्सीन। अनफोर्सीन मतलब हमने सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड। क्या, फोर्सीन मतलब एक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन मतलब अनएक्सपेक्टेड। अब अर्थक्वेक आया, मैं S24 अल्ट्रा लेकर आया, पीछे से मुझे किसी ने टक्कर लगाई, फोन चला ही रहा था मैं, फोन गया, ठीक है, जहां फोन गिरा वहीं पे कार भी आ गई, तो फोन की और एस्टेस हो गई, उठाने जा रहा था एम्बुलेंस आ गई, उसने और इतने बारीक बारीक से टुकड़े लिया हाथ में मैंने, ठीक है, और ऐसे कर दिया। ये था कैपिटल लॉस। अब इसकी वैल्यू में जो गिरावट आई है वो पूरी तरीके से खत्म है। इसको मैं डेप वर्ड नहीं बोलूंगा, इसे क्या बोलूंगा मैं, अब मैंने सोचा था ऐसा कुछ होगा, टक्कर लगेगी उस पर, फिर टक्कर लगने के बाद 2 टक्कर और लगेगी, ये अनएक्सपेक्टेड था, इसे बोलते हैं कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस होता है किस वजह से, अनएक्सपेक्टेड लॉस की वजह से, लाइक अर्थक्वेक, लॉस बाय फायर, थेफ्ट,
एक्सीडेंट और समथिंग लाइक दैट। फिर मैंने बताया था ये कैलकुलेशन में ग्रॉस, सुनो इधर, ग्रॉस से जब आप नेट पे आओगे ना तो आप डेप माइनस करोगे, लेकिन आप कैपिटल लॉस को माइनस, क्योंकि तो पूरी एसेट ही खत्म हो गई। क्या ग्रॉस से नेट पे आओगे, उसका ग्रॉस और नेट सब खत्म हो गया, धुआं हो गया सब। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होता है, कैपिटल लॉस का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, याद रखना। तो इट इज डिडक्टेड इन नेशनल इनकम, इट इज नॉट डिडक्टेड, इट रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, इट डजंट रिक्वायर्ड एनी एडजस्टमेंट, बिकॉज एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसका एडजस्टमेंट क्या करूंगा। एसेट ही एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि एसेट पूरी तरीके से पनाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये बातें याद रखना तुम लोग। अगले कंसेप्ट पे आ जाते हैं, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगला मार्क कराया था क्या मैंने इसमें 12। ये फिर प्रैक्टिकल में भी आएगा, थ्योरी में भी आएगा। अब तो प्रैक्टिकल पढ़ा ही चुका हूं, तब तो समझ गए होंगे। जब हम लोग ग्रॉस से किस पे आते हैं तो क्या लेते हैं, सेम ऐसे ही जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर पे आते हैं तो एनआईटी लेते हैं। ठीक है, मैंने तीसरा पहले लिख दिया है। ठीक है, बीच में आता है नेशनल से किस पे आते हैं, डोमेस्टिक पे, तो क्या लेते हैं। अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी प्रैक्टिकल का भी रिवीजन कराऊंगा। तो भैया मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो क्या लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। क्या मतलब होता है, तो कंसेप्ट 12 किसके बारे में है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, व्हिच मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। देखो इधर, जब भी सरकार हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाती है तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। किस पे टैक्स लगाती है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। इसका बर्डन कंज्यूमर पे आता है, किस पे आता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है द टैक्स विच हैज बीन लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो किस पे लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका एग्जांपल है जीएसटी। क्या एग्जांपल है, जीएसटी किस पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज, नाम ही इसका जीएसटी है। पहले वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी किस पे लगता था, गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो कौन सा टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स की कोई परिभाषा पूछे तो आप यही लिखोगे कि इट इज लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और इसका बर्डन हमेशा किस पे आता है, कंज्यूमर पे। सब्सिडी का मतलब सुन लो, ये तो बजट में भी पढ़ा है हमने, अभी रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका बर्डन किस पे आता है, कंज्यूमर पे। अब सब्सिडी क्या है, जैसे सरकार आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, ऐसे ही सरकार आपसे सब्सिडी लेती है। सरकार आपसे सब्सिडी लेती है, अरे सॉरी, सरकार आपको सब्सिडी देती है, टैक्स आपसे लेती है और सब्सिडी आपको देती है। अब सरकार आपको सब्सिडी किन चीज़ों पे देगी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे निर्भर करता है। जैसे अभी जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि हम इस साल से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी नहीं देंगे। तो सरकार पिछले 4-5 सालों से दे रही थी, अब क्यों मना कर दिया, क्योंकि अब उनको लगता है लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने भी लग गए, कंपनियां बनाने भी लग गई। इनिशियल लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उन्हें प्रमोट करना था, अब सब ईवी पे आ ही रहे धीरे धीरे, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो रही है, क्योंकि हम आउटपुट जितना बढ़ाते हैं ना तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, शुरू में कम बन रहे थे। तो पीयूष गोयल ने कहा, और बिल्कुल सही भी है, कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो अपने आप डेवलप हो रहा है, तो उस पर सब्सिडी देने की जरूरत। अब वो सरकार सब्सिडी दे रही है सेमीकंडक्टर पे। वो मार्केट इंडिया में, उनका विजन है कि सेमीकंडक्टर इंडिया में सबसे ज्यादा बनने चाहिए। ठीक है, और भी दूसरी चीजों पे, सोलर पैनल पे सब्सिडी मिल रही है कि अगर आप सोलर पैनल का बिजनेस करते हो, बनाते हो पैनल्स, तो उस पर क्या मिलेगी आपको, एलपीजी सिलेंडर पे क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। तो सरकार भिन्न भिन्न प्रकार की सब्सिडी देती है। तो अगर मान लो सरकार आपसे टैक्स लेती है 500 करोड़ का, तो आराम से 100 करोड़ की सब्सिडी तो आपको दे ही देती है। तो नेट सरकार के पास कितने बचते हैं, 400। तो फॉर्मूला क्या बन गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। लिख दोगे दोनों के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में तो क्या लिखोगे, इट इज लिवाइड ऑन, इसका बर्डन किस पे आता है, ये इस तरह एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडी के बारे में क्या लिखोगे कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है सब्सिडी। 3 तरह की सब्सिडी मैंने इसमें लिखी है, तीनों टिक करा रखी होगी तुम्हें। एक तो मिलती है कमोडिटी सस्ते में बेचने के लिए, फॉर सेलिंग देयर कमोडिटीज एट द प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट, सस्ते में बेचने के लिए। एक मिलती है कैश सब्सिडी, ये डायरेक्ट मिल जाती है आपको, जैसे आप ईवी बना रहे हो इतने की सब्सिडी, ये कर रहे हो इतने की सब्सिडी, गांव में इंडस्ट्री डाल रहे हो इतने की सब्सिडी।
कैश सब्सिडी, और तीसरी मिलती है आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करने के लिए। क्या यूज करने के लिए? कि जो काम आप मशीनों से करा रहे हो वही काम अगर आप लेबर से कराओगे तो आपको क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। क्लियर है? अगले कंसेप्ट पे आते हैं, कंसेप्ट नंबर 13, कंपल्सेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये भी थ्योरी में भी आएगा और प्रैक्टिकल में भी आएगा। कंपल्सेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यहां देखो, इसका मतलब है जब भी कोई बंदा किसी के अंडर में काम करता है तो उसे कंपल्सेशन में क्या क्या मिलता है। जैसे मैं अगर एम्प्लॉय हूं, कहीं पे जॉब कर रहा हूं, तो मुझे कंपल्सेशन में क्या क्या मिलेगा। तो कंपल्सेशन ऑफ एम्प्लॉइज 3 प्रकार का है। वेजेस एंड सैलरी उसे किस में मिलती है? एक उसे वेजेस एंड सैलरी किस में मिलती है? काइंड में। एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तीनों एक बार समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। कहाँ काम आता है? इनकम मेथड में। कहाँ काम आता है? याद आ रहा है? अभी रिवाइज करेंगे वापस से। देखो, आज मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूं तो मोटा मोटा तो मुझे कैश ही मिलेगा हर महीने के 1 लाख 2 लाख, ये फलाना ढिमकड़ा। तो मेरा कंपनसेशन मोटा मोटा किस में मिलेगा? मुझे कैश में। एक मुझे कंपनसेशन किस में मिलेगा? काइंड में। कैसे मिलेगा? कि मैंने कहीं पे जॉब करी, ठीक है, और मुझे वहीं पर फ्लैट दे दिया कंपनी ने, कार दे दी, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भर दी, मेरा मेडिकल देख लिया, ये काइंड में। पैसे नहीं मिलेंगे इसमें। और तीसरा होता है रिटायरमेंट पे जो मुझे मिलता है, जैसे मुझे पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ये मेरे रिटायर होने के बाद मिलेगा। तो मुझे जो कंपनसेशन मिलेगा वो कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। किसके अंदर मिलेगा? सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब मेरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कौन से बेनिफिट्स? रिटायरमेंट। समझ गए बराबर? तो 3 तरह का होता है सीओई। अब क्या सीओई में नहीं आता? ये मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिक बनाया था, इसमें तालीम बना हुआ है। तमिल। हाँ यार, क्या कंपनसेशन में नहीं आता? तामिल। मतलब क्या नहीं आता? मतलब यहां देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी पैसा कैश में देगा वो वेजेस एंड सैलरी इन कैश है। लेकिन जो ये 5 पेमेंट आपको मिलेंगी ये एम्प्लॉयर देगा आपको, लेकिन फिर भी हम इसे वेजेस एंड सैलरी का पार्ट, इनफैक्ट हम इसे पूरे कंपनसेशन का ही पार्ट, जबकि ये मिलेगा आपको। तो कोई पैसा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है तो वो कंपनसेशन का पार्ट होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है तो मतलब ये नहीं होगा। क्या एक्सेप्शन है? 5 है। ध्यान से सामने देखना, बिल्कुल सामने। तमिल, टी फॉर ट्रैवलिंग। अगर मैं ऑफिस के काम से बाहर गया और वहां पे मैं कहीं स्टे किया, मैंने वहीं रुका, वहीं खाया पिया और बिल लाके दे दिया, और वो बिल मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने दे दिया, तो वो बिल का पैसा मेरी सैलरी में काउंट, क्योंकि वो कोई सैलरी थोड़ी है, वो तो मैं ऑफिस के काम से ही किया था। लेकिन हाँ, 10,000 का बिल था और मैंने 12 दे दिए और 2 मेरे बच गए, तो वो मेरी सैलरी है। लेकिन ये बताएगा थोड़ी कोई कि 10 लगे हैं लेकिन आप मेरे को कितने दो, बता भी दे। जैसे वो ये बोले, अरे सर यार आपने मेरे यहाँ, आपके यहाँ कितना मेरा काम होता है, सुबह 11 बजे से 6 बजे तक। अब 6 बजे के बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे पार्ट टाइम में ट्यूशन्स वगैरह ले लेता हूँ, मेरा दूसरा काम कर लेता हूँ। अब आपके काम से मैं 5 दिन के लिए बाहर गया तो मेरी 5 दिन से वो ट्यूशन तो गई ना सारी, तो मेरा ये 5 दिन का खर्चा जो हुआ है वो तो 10,000 है। लेकिन सर आप मेरे को 12 दो, क्योंकि आपके काम से जाने की वजह से शाम को 6 बजे के बाद जो मैं यहाँ काम करता हूँ वो तो कर ही नहीं पाया, तो मेरा 5 दिन में 2,000 का नुकसान हो गया। तो मेरा बिल तो 10 का है, लेकिन आप मुझे कितने दो? तो मेरा एम्प्लॉयर अच्छा था बेचारा, तो उसने मुझे 12 दे दिए। तो अब इसमें से 12 में से 10 तो मेरे लग ही गए, तो मेरी सैलरी कितनी है? 2। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में? मैं तुम्हें क्या कहा था उस दिन? इसमें शायद ही कोई कंसेप्ट ऐसा है जो आज तक कभी पेपर में घूम फिर के, इतना वाइड चैप्टर है ये कि हर कंसेप्ट पे से कोई ना कोई कभी ना कभी क्वेश्चन एक बार आया था। 6 पॉइंट लिखे हुए थे और आपको बताने थे क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आएगा और क्या नहीं आएगा। थ्योरी में आया था, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल तो वही है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, लेकिन इसके थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी आता रहता है, इसीलिए इसका वेटेज भी ज्यादा है। 15 नंबर का चैप्टर है। सोचो 40 नंबर की तो माइक्रो ही है, मैक्रो ही है, 15 का सिर्फ अकेला नेशनल इनकम है और 12 का अकेला इनकम डिटर्मिनेशन है। तो 40 में से 27 नंबर तो ये 2 चैप्टर के ही है। घोट के तुम अभी से एग्जाम के बाद, अभी मैंने रिवाइज करा, इनकम डिटर्मिनेशन अभी 10 दिन पहले ही पढ़ा है, लास्ट वही चैप्टर पढ़ा था।
ठीक है, तो वो तुम बार बार देखते रहो, ये अभी देख रहे हैं, तो ये 27 नंबर तो एकदम ही सिक्योर कर लो, और बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर है, 5 दिन में 5 चैप्टर पढ़े जा सकते हैं, इन 2 पे पूरा फोकस रखना है, 40 नंबर हमारे सेफ हो गए पूरे। तो मैक्रो 4 से 5 घंटे में पूरी रिवाइज की जा सकती है अगर हम नेशनल इनकम और इनकम डिटर्मिनेशन अच्छा कर ले, तो वेटेज भी ज्यादा है बहुत, ठीक है। चलो, तामिल का मतलब टी फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ए फॉर आर्मी एंड पुलिस। आर्मी और पुलिस वालों को जो सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से मिलती है, और गवर्नमेंट पैसे देती है आपके टैक्स में से, तो इसीलिए वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट नहीं है, क्योंकि उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। आर्मी और पुलिस में जो लोग काम कर रहे हैं देश के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग किसी नेता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट, तो इसीलिए उनमें क्या नहीं है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशन नहीं है, तो वो भी नेशनल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में नहीं आता। हाँ, लेकिन आज जैसे मैं आर्मी में हूँ और मेरे को 1 लाख रुपए मिले, तो बोलेंगे सर वो 1 लाख रुपए तो नेशनल इनकम में आए ही नहीं। कोई बात नहीं आया ना, अब वो 1 लाख रुपए मैं खर्च करूंगा, जैसे मैंने 50,000 का टीवी खरीदा, तो जिसको मैंने 50,000 रुपए दिए वो तब आ जाएगा नेशनल इनकम में, कुछ तो करूंगा, ठीक है, कुछ तो करूंगा ना। चलो सेव कर दिए, सेव करके मैंने गवर्नमेंट बोर्ड में रख दिए, एफडी करा दी, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो पैसा जब वहां से निकलेगा, अब वो एफडी करा के मैंने बैंक में ही रखा, बैंक ने वो पैसा कंपनी को लोन दे दिया, और कंपनी जिसको लोन दिया उस कंपनी ने कुछ करा, तो वो पैसा कभी ना कभी तो रोटेशन में आएगा ही, समझ गए। उसके बाद मैंने आपको बताया मेडिकल, अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, मेरे को लग गई, और नहीं एम फॉर मेडिकल ही था ना, हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज क्या होती है, देखो इधर कंपनी में कई बार क्या होता है कि कंपनी सबको जनरल मेडिकल फैसिलिटी देती है, जैसे हर महीने में एक बार हेल्थ चेकअप होगा, हर महीने में एक बार हेल्थ चेकअप होगा, सबका होगा, ये किसी एक के लिए नहीं, तो ये मेडिकल फैसिलिटी कंपनसेशन का पार्ट नहीं है। इसको मैंने उस समय भी डिटेल में समझाया था। अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी मुझे स्पेशली मिल रही है तो वो मेरी सैलरी का पार्ट है, लेकिन जनरल है, सबको मिल रही है, मुझे भी मिल रही है, तो वो मेरी सैलरी का पार्ट। जैसे अभी सपोज करोगे तुम सबका मैंने मेडिकल फैसिलिटी करवा दिया, हर महीने में एक बार तुम्हारा हेल्थ चेकअप होता है, ठीक है, पूरे ये सब तरीके से तुम्हारा जितने भी दूसरी, जैसे आजकल ऐसे ऐसे मल्टीपल स्कैन्स वगैरह होते हैं कि जैसे हार्ट की कोई डिसीज़ हो, लिवर की कोई डिसीज़ हो, तो वो स्कैन करके पता चल जाएगा, ताकि आप उसको पहले से रोक सकते हो। तो आजकल कंपनियां इस तरह के स्कैन की फैसिलिटी दे देती है अपने एम्प्लॉय को कि ये टोकन ले लो और ये सब करवा के आओ, बढ़िया फिट रहो। कम कंपनी है ऐसी, लेकिन है। तो अगर मान लो ये सारी फैसिलिटी मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और मैंने तुम सबको दे दी, बराबर से सुनना जो बोल रहा हूँ, तो ये तुम्हारी सैलरी का पार्ट नहीं है, सैलरी तो तुम्हें अलग से मिलेगी। अब मान लो ये कशिश है, अब ये सैलरी लेने आई, इसकी 1 लाख की सैलरी है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि यार कशिश, अगर ये सारी, मैंने सुना है कि जो फैसिलिटी मैं तुम लोगों को देता हूँ ना, ये तू खुद से भी करती है, हेल्थ को लेकर तू बहुत कॉशियस है, तू करवा की, तू ये सारे स्कैन वगैरह खुद करवाने जाती तो तेरे 10,000 रुपये लगते, मैंने फ्री में करवा दिया ना तेरे, तो अब तेरी सैलरी 90,000, ऐसा बोल सकता हूँ मैं इससे। इसको 1 लाख, ये क्या बोलेगी, सर ये तो आप सबको ही दे रहे हो ना, मेरे अकेले के लिए थोड़ी है, तो अगर मैं सबके साथ ये फैसिलिटी ले रही हूँ तो ये मेरी सैलरी तो पार्ट थोड़ी हुआ। लेकिन अगर मान लो मैं इसको ही देता ही है तो ये सैलरी का पार्ट है, तो इसको 1 लाख भी मिल रहे हैं और 10,000 की फैसिलिटी भी मिल रही है, तो इसकी सैलरी कितनी हो गई, 1,10,000। याद रखोगे। तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं आएगी अगर ये जनरल है, तो क्या है, लेकिन अगर ये स्पेसिफिक है तो फिर ये क्या होगी, आएगी, फिर ये सैलरी है, क्योंकि आप स्पेसिफिक है तो मतलब आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, और वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो आपकी सैलरी का पार्ट है फिर वो। आई फॉर इंजर्ड पर्सन, मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, कोई मशीन मेरे पे गिर गई, कहीं लग गई, हाथ वाथ टूट गए, तो उसका मेरे को कंपनसेशन मिला, तो ये भी सैलरी का पार्ट नहीं है। और लास्ट है लोन। लोन तो कैसे हो सकता है, मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, मेरे घर में शादी है, मैंने लोन ले लिया और मैंने कहा ये लोन मेरी सैलरी में से धीरे धीरे कटवा लूंगा, तो ये लोन क्या मेरी सैलरी है, ये तो लोन है, ये तो मुझे वापस चुकाना है, तो ये भी वेजेस एंड सैलरी का पार्ट। तो तामिल का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी देखो, टी फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड स्टे, ए फॉर आर्मी, एम फॉर मेडिकल फैसिलिटी, जनरल वाली की स्पेसिफिक वाली, जनरल वाली कंपनसेशन का पार्ट है कि नहीं है,
और स्पेसिफिक वाली, तो अगर मैंने यहाँ 10,000 एम्प्लॉई है, मैं 10,000 लोगों का बीमा करा रहा हूँ तो वो सैलरी का पार्ट, लेकिन 10,000 में से सिर्फ 500 का करा रहा हूँ तो वो सैलरी का पार्ट है, क्योंकि फिर वो क्या हो गई स्पेसिफिक। आई फॉर इंजर्ड, एल फॉर लोन। वेरी गुड। इसके बाद की जो टॉपिक्स थी वो सारे प्रैक्टिकल में काम आएंगे। रेंट, प्रॉफिट, अब तो प्रैक्टिकल पढ़ा ही दिया है। क्या काम आता है इनकम मेथड में? रेंट कहाँ आता है इनकम मेथड में। प्रॉफिट कहाँ आता है MIAC कहाँ आता है इनकम मेथड में। NFIA अगला कंसेप्ट है हमारा, कंसेप्ट नंबर 14। कंसेप्ट नंबर 14 NFIA, इसका फुल फॉर्म है, अरे फॉर्मूला है फीफा माइनस थीटा। क्या है NFIA? ध्यान से देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो अभी तक हमने वो इनकम ली जो हमने इंडिया से कमाई थी। तो GDP में वो इनकम आती है जो हमने कहां से कमाई है? इंडिया से। डोमेस्टिक टेरिटरी का भी मतलब क्या है कि जिस टेरिटरी के अंदर हम पर्सन, कैपिटल और गुड्स को फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडिया से जो भी कुछ हमने कमाया वो GDP में आ गया। किस में आ गया? लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे GDP नहीं GNP चाहिए, तो GNP में नेशनल प्रोडक्ट आएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमने अपनी टेरिटरी से कमाया डोमेस्टिक, और नेशनल जो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से भी कमाया, तो GDP में एक चीज ऐड करनी पड़ेगी NFIA। क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या ऐड करना है? जैसे ही मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करूंगा तो जो पैसा मैंने भारत के बाहर से कमाया वो भी मेरी नेशनल प्रोडक्ट में आ गया। कहां से कमाया? भारत के बाहर से। सामने देखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, इसमें आपको भारत के बाहर नहीं जाना। अगर आप भारत के बाहर चले गए तो आपका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट ही बाहर है, फिर तो आप इंडिया के रेसिडेंट ही नहीं हो, और फिर आपकी इनकम नेशनल इनकम में आएगी ही नहीं। याद रखना, उस समय भी बोला था, आप तो भारत में ही रहोगे, शुभ, आप तो भारत में ही रहोगे, कमाई आप भारत के बाहर से करें। जैसे मैंने बाहर कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, क्या दी? जैसे अभी मेरा भाई बोल रहा था कि भाई अभी 2017 में दुबई में वेट आया तो CS की डिमांड एकदम बढ़ी। अब दुबई गवर्नमेंट प्लान कर रही है कॉर्पोरेट टैक्स लाने का, तो जो कंपनियों पे लगता है तो वो बिल्कुल भारत में जैसे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है ना वैसे ही लाएगी। तो अभी से यहाँ पे CS की डिमांड और बढ़ रही है। ठीक है, अभी तो प्रपोज्ड किया है, अभी आया भी नहीं है अभी से। ठीक है, तो बहुत सारे CA अभी यहाँ से क्या कर रहे हैं कि अपने जब भी कोई ऐसी मतलब ट्रिप्स करते हैं, ठीक है, दुबई वगैरह घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए अप्लाई करके आ जाते हैं कि भैया आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो कि हम इंडिया में बैठ के भी आपका काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ आना पड़े आपको। आज तो सब ऑनलाइन है, सारे फाइनेंशियल्स आप हमें भेजना, इतना इतना पैसा लेंगे, तो वो वहाँ से उनको क्लाइंट मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो कोई है ही नहीं ना, तो काम सारा वही करेगा। ठीक है, तो वो ये सारी सर्विसेज आप यहाँ से बैठकर भी अब बाहर दे रहे हो, तो वो किस में आएगी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में। तो फीफा का मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ऐसे बहुत सारे बाहर के भी लोग हैं जो वहां से यहाँ कमा रहे हैं, तो वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जो हमने बाहर से कमाया वो था 500 करोड़, और जो गोरों ने इंडिया से कमाया वो था 400 करोड़, तो हमारे बचे कितने? अब सवाल ये उठता है, क्या NFIA कभी नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है। कैसे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा होगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500 है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 700 है, तो ये ज्यादा है, तो ये 200 किस में चला गया? तो NFIA कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है। ये वाला एग्जांपल दिया था ना, पुरानी की वीडियोस बाहर जा रहे हैं, ये भी तो इसमें आएगा ना NFIA। हाँ, इसी में आएगा। हाँ, इसी में दिया था कि अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और दुबई में, आपको याद है ना CBSE स्कूल से बहुत सारे दुबई में बहुत सारे CBSE स्कूल से, ठीक है, तो जो वहाँ का बच्चा 12th में पढ़ रहा है ना, वो वही पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हो। जो वहाँ पे बच्चा अकाउंट्स में पढ़ रहा है वो वही पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हो, तो क्योंकि स्कूल ही वही है, बोर्ड वही है, मान्यता वही है। ठीक है, तो टाई अप है। तो अगर उन बच्चों को मैं यहीं से वीडियो दूँ तो वो भी किस में आएगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
है ना, और 2 अब्रॉड के अंदर जो है वो जो यहाँ से कमा रहे हैं, तो फ्रॉम अब्रॉड माइनस 2 अब्रॉड क्या आ जाएगा भाई साहब, NFI आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बढ़ू आगे बढ़ू। अब एक सवाल और उठता है कि GNP के अंदर आता है GDP प्लस NFI। तो जो मैंने इंडिया की टेरिटरी से कमाया वो था 5000 करोड़ और जो मैंने NFI में कमाया वो था 100 करोड़, तो टोटल हो गया 5100 करोड़। तो GNP कितना आया, जबकि GDP कितना था। नाउ क्वेश्चन इज, क्या GNP हमेशा GDP से बड़ा ही होगा? इज इट ऑलवेज ग्रेटर देन GDP? जैसे अभी बड़ा आया नमन, हमेशा बड़ा होगा। रीजन, NFI 0 भी हो सकता है तो बराबर आ सकता है, और माइनस भी हो सकता है तो कम भी आ सकता है। तो अगर मान लो ये 100 प्लस की जगह किसका होता, तो ये 5100 की जगह क्या आता, और मान लो ये 0 होता तो ये भी कितना आता। तो मतलब GNP और GDP में कोई डायरेक्ट नेक्सस, GNP GDP से ज्यादा भी हो सकता है, GNP GDP के बराबर भी हो सकता है, और GNP GDP से कम भी हो सकता है। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। ऑलवेज वाली कोई चीज इसमें नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। ऑलवेज वाली कोई चीज, ऑलवेज वाली कोई चीज, सुन रहे हो पीछे छगन मगर, बढ़िया बेटा। चलो इसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए, ठीक है। ये फैक्टरिंग NFI के बारे में बता दिया। NFI के बाद टेबल आ गई, टेबल तो प्रैक्टिकल में आएगी। GDP MP, GDP NP, GNP MP, ये सब किस में आएगा, प्रैक्टिकल में। कल यहाँ से रिकॉल कराऊंगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये पूरा खत्म कर लेंगे। कितने कंसेप्ट हो गए, 14, कितने थे टोटल, 20 थे, तो 6 और बचे। लेकिन कल हाथों हाथ 6 कंसेप्ट तो बहुत छोटे हैं, 15-20 मिनट के, हाथों हाथ प्रैक्टिकल का भी टेबल वगैरह समझाऊंगा मैं। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन कराए थे उन क्वेश्चनों का थोड़ा और ओवरव्यू देखेंगे। धन्यवाद।